कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, इन्फो एज, जिसे आप नौकरी.com के नाम से भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते पहचानते हैं। इन्फो एज देश की दिग्गज ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी है। पोर्टफोलियो में कई सारे नामी ब्रांड्स हैं इनके पास। जॉब्स, एजुकेशन, मैट्रिमोनियल और रियल्टी स्पेस में ऑनलाइन सर्विसेज देने का कंपनी करती कारोबार। जो इनके पास में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ और वेबसाइट्स हैं, नौकरी.com, 99acre.com, जीवन साथी.com, शिक्षा.com, ये सारी वो ब्रांड्स है जो अपने आप में पायोनियर और सबसे पहले शुरुआत हुई थी इनकी। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी ऑनलाइन स्टार्टअप्स में बहुत बड़ी इन्वेस्टर है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ कंपनी के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन संजीव बिखचंदानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनका मैं आपको परिचय दूं। वैसे आपको सब जानते पहचानते हैं, लेकिन जनवरी 2020 में सर को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। 1981 में सर ने कोलंबिया स्कूल दिल्ली से अपनी प्रीलिमिनरी एजुकेशन की। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से आपने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की और आर्ट्स की डिग्री हासिल की। IIM अहमदाबाद से आपने MBA की डिग्री हासिल की 1989 में। 1995 में आपने इन्फो एज बनाई और 1997 में जो सबसे बहुचर्चित नौकरी.com जो वेबसाइट थी उसकी आपने शुरुआत की। उसके बाद तो 99acre.com, जीवन साथी.com, शिक्षा.com, ये सारी की सारी कंपनियां आपने बनाई। संजीव सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। वैसे आपसे कंपनी के कारोबार और बाकी सब चीज़ों पर बातचीत करूंगा। उससे पहले एक बार थोड़ा सा, चूँकि आप मेरे शो में पहली बार आए हैं, मैं थोड़ा चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, आपके मन में कब सबसे पहले ये ख्याल आया कि मुझे स्टार्टअप्स में निवेश करना चाहिए? कब से आपने शुरू किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो ज़रा समझाएं सर। देखिए 2007 में हमने पहली बार स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, जी। एक्सटर्नल स्टार्टअप। 2006 में हम पब्लिक गए, तो हमारे पास बैंक में पैसे थे, सामने अपॉर्चुनिटी थी। हमने सेबी को कमिट किया था DRHP में कि हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे इन पैसों के साथ। तो स्टार्टअप में निवेश करना हमारे हिसाब से एक तरह का इनऑर्गेनिक ग्रोथ था। तो इसलिए बोर्ड ने इजाजत दी और आदेश दिया कि हमें स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमने 2007 से 2012 तक लगभग 200 करोड़, करीब 10-11 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद थोड़ा गैप रहा, फिर 3-4 साल हमने नए स्टार्टअप में नहीं इन्वेस्ट किया, लेकिन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को सपोर्ट किया। फिर 2015-16 में दोबारा चालू किया, 2019 तक। फिर 2019 में हमने वेंचर कैपिटल फंड फ्लोट किया, जिसमें हमारे ही पैसे लगे थे। और 2 साल बाद 2020 में करीब टेमासेक आया वेंचर फंड में। हमने 4 फंड किए टेमासेक के साथ, और हम और फंड लगाते जा रहे हैं। तो ये आपकी जर्नी रही, लेकिन इस जर्नी में जब भी आप किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई जो अपने आप में अपनी स्पेस में लीडर है, जैसे नौकरी.com, 99 एकर्स। तो क्या आप देखते हैं, क्या कुछ देखकर आप सोचते हैं कि हाँ ये स्टार्टअप फिट है मेरे लिए पैसा लगाने के लिए? ये एक क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स, क्वालिटी ऑफ टीम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ आइडिया, एविडेंस दैट द कस्टमर वांट्स दिस, एविडेंस दैट यू आर सॉल्विंग एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, एविडेंस दैट कि कोई नेचुरल ट्रैक्शन आ रहा है, ट्रैफिक आ रही है, ऐप डाउनलोड हो रही है, यूज इस्तेमाल हो रही है, बिना बिना एडवर्टाइजिंग सपोर्ट के, बिना डिस्काउंट के। तो अगर ये सब है तो हम और आगे डीप जाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं। बिल्कुल तो ठीक हम बात। लगभग 1000 स्टार्टअप देखते हैं हर क्वार्टर, और 3-4 में इन्वेस्ट करते हैं। ओह, 1000 में से सिर्फ 3-4? तो सर जी। मतलब तो और अब तक सर आप अपने करियर में अप्रोक्सीमेटली पर्सनली भी और इन्फो एज में भी मिलाकर कितने स्टार्टअप्स में अब तक पैसा लगा चुके होंगे? कि मैं एक्चुअली पर्सनली ज्यादा करता नहीं हूँ, जी जी। बिकॉज मैं सब कुछ कंपनी के थ्रू करता हूँ। जी। एंड यू नो टू कीप इंटरेस्ट अलाइंड, मैं कंपनी के थ्रू करता हूँ। तो हमने 135 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है अब तक फ्रॉम द कंपनी, जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक स्पेस में है। मींस जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है हमारा, विच इज जॉब्स, रियल एस्टेट, मैट्रिमनी एंड एजुकेशन, उनको छोड़ के जो स्टार्टअप किए हैं हमने 135 किए हैं। 135। और अगर आप कह रहे हैं कि 1000 में से 4-5 कंपनियां मुश्किल से आप पसंद करते, तो आई एम श्योर कि आपको कितनी कंपनियां पढ़नी और देखनी पड़ी होगी इस पीरियड में, जिसे आप लोग समझोगा। एक्चुअली जी शुरू शुरू में उतनी स्टार्टअप नहीं थे जी। जितने आजकल है। तो 1000 जो है हम आजकल देखते हैं क्वार्टर में,
उस ज़माने हम शायद 100-200 देखते होंगे एक में इन्वेस्ट करने के लिए। हुँ। सर, आपकी कंपनी लंबे समय से प्रॉफ़िटेबल है, बड़े मजबूत फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आजकल जो स्टार्टअप्स का दौर है, उसमें नई-नई कंपनियाँ आकर लिस्ट होना चाहती है। मार्केट में इन्वेस्टर्स को डर ये लगता है कि अभी तक लॉस मेकिंग है, कब प्रॉफ़िटेबल होगी, कैश बर्न कर रही है कुछ तो, कुछ नहीं। तो एक कॉमन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो किसी आईपीओ में या किसी स्टार्टअप में पैसा लगाने के पहले क्या चीज़ ध्यान में रखे? क्या रिस्क हो सकती है उसके लिए? देखिए हम तो ये बोलते हैं जो-जो स्टार्टअप्स हमारे हैं पोर्टफोलियो में कि देखिए अगर आपको पब्लिक जाना है, यहाँ तो पहले आप प्रॉफिटेबल होइए या फिर लिस्टिंग के 1-2 साल बाद प्रॉफिटेबल बनाइए। को मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा आपने चा अगर 4-5 साल, 8 साल लगा दिए प्रॉफिट बनाने में आफ्टर लिस्टिंग। जब पते की बात की या तो प्रॉफिटेबल होकर ही जाएँ ताकि आपको वैल्यूएशंस बहुत अच्छे मिले। अच्छा सर, एक और चीज़ अब आपकी कंपनी स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ। 22 जून को आपने एक अपने शेयर होल्डर्स को लेटर लिखा है, जिसमें आपने कंपनी के कामकाज, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी दी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक और आपके निवेशक हैं, ज़रा सुनें कि क्या कुछ ख़ास आप अपने शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करना चाहते हैं? ये जो चिट्ठी थी, हमने पिछले साल भी 2025 में एक चिट्ठी लिखी थी शेयर होल्डर को कि हमारे इन्वेस्टमेंट में ये हो रहा है। ऑपरेशन में नहीं, ऑपरेशन में तो हर क्वार्टर हम देते हैं, हर साल हम देते हैं। दैट इज़ पार फॉर द कोर्स। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स में हो रहा है, वो हम साल में एक बार पहले आई थिंक मई 2025 में दिया था, अब जून 2026 में दिया है अपडेट। तो हमने ये सोचा है कि हम हर साल अपडेट दें कि इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है ताकि लोगों को खबर रहे, शेयरहोल्डर को पता चले कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ हो रहे हैं एंड क्या-क्या हो रहा है इसमें। तो सर, आपने ये कहा कि 135 स्टार्टअप्स में आपने पैसा लगाया जो करीबन-करीबन 4,900 करोड़ रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। मोटा-मोटी 5,000 करोड़ मान लें। आज की ये तारीख में ये पिछले 19 साल में हुआ है, ये 2007 से लेकर। 2007 से लेकर अब तक 19 साल में 5,000 करोड़ रुपए आपने निवेश किए। उसकी मौजूदा वैल्यू 41,000 करोड़ से ज़्यादा है सर? सर ऐसा है कि 2 कंपनियाँ हमारी जो हैं ज़ोमैटो और पॉज़िबल वो लिस्टेड हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू उनसे बना है। तो 100 बाकी 133 में कुछ बना है लेकिन 2 कंपनियाँ हैं जिनमें ज़्यादा बना है। बाज़ार और इसे हम कहते हैं इसे इसे हम कहते हैं पावर लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग। सर फिर से बताएँ क्या क्या कहते हैं इसे? पावर लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग ओके। कि a few companies will account for the majority of returns. एब्सोल्युटली बहुत ही ज़बरदस्त ये आईआरआर जो रिटर्न की है, जिसे कहते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो 33% रही है इन्फो एज की, वो ज़बरदस्त है। अच्छा सर, नेचुरली जब आप इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में, उसे आप हैंड होल्डिंग करते हैं, बड़ा करते हैं, बिजनेस बड़ा होता है, फिर आप ये चाहते भी हैं कि वो लिस्ट हो, उसकी वैल्यू अनलॉक हो, जैसे कि जोमेटो और पॉलिसी बाजार के केस में हुआ है। क्या कुछ ऐसे और आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां हैं जो अगले 2-3 साल में लिस्टिंग की तैयारी में है? 2 और तो हो चुकी हैं ठीक है व्हिच इज़ ब्लूस्टोन और इक्सिको। इन दोनों कंपनियों में हम लेट आए, हमने अर्ली नहीं आए और वो आईपीओ से पहले आए हम कुछ समय पहले, तो 2 तो हो चुकी हैं। कुछ 3-4 और होंगी अगले 2 साल में हमारा वी होप बट लेट्स वेट एंड सी। बात है। संजय सर, जनरली आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्या एग्जिट के लिए सबसे बेस्ट रूट लिस्टिंग करवा के होना ही है जिससे कि मैक्सिमम गेन्स मिले, या फिर जी, कोई देखिए जो जी, हमारा जी। एक्सपीरियंस है इसमें कि इंडिया में जो स्ट्रेटेजिक सेल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू पे नहीं होती हैं। तो इट इज़ द बेस्ट आईपीओ द बेस्ट एग्जिट अकॉर्डिंग टू अस इन इंडिया वो आईपीओ है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे जाके। हुँ। ठीक बात है। अच्छा सर, जो यंगस्टर्स शो देख रहे हैं, जो या तो अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं या कोई स्टार्टअप्स चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, आपके अनुभव से मैं जानना चाहता हूँ कि आप उनको क्या सलाह देंगे, क्या राय देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पहले तो सॉल्व एन अनसॉल्व प्रॉब्लम। अपने कस्टमर को जानिए कि उनका क्या समस्या है उनको, आप उनको समस्या का समाधान दीजिए थ्रू योर सॉल्यूशन। तो अगर आप वो करेंगे तो आपको कस्टमर्स विल बाय, यू विल नॉट हैव टू सेल। अगर कस्टमर अपने आप खरीदता है, आपको बेचना नहीं पड़ता है, तो आई थिंक दैट इज 50% ऑफ द रिस्क कवर्ड। इसके बाद देखिए कि यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, नेटवर्क बनना नहीं बनना, आईपी बनाइए और ये सब चीजें टीम बनाइए।
ये सब चीजें उसके बाद आती हैं। पहले कस्टमर को जानिए। पता कि आपका कस्टमर कौन है तो आधी चीज़ें आसान है। सर एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ एआई और डीप टेक को लेकर। आपने कई सारी कंपनियों में जहाँ तक मेरी जानकारी है आपने इस फील्ड में निवेश किया है। अ, कैसे देखते हैं आप इस फील्ड में आगे डेवलपमेंट को और यहाँ पर किस तरह के बड़े मौके बन सकते हैं भारत में, ये भी ज़रा समझाएं सर हमें। एआई तो मेरे ख्याल से इज ऑलरेडी गॉट मोमेंटम एंड इज हैपनिंग। तो इसलिए हमने जो एआई की कंपनियां की है वो काफी अच्छा अब उनको अपराउंड मिल रहे हैं। डीप टेक में भी अ, अ, काफी अपराउंड मिल रहे हैं, लेकिन अभी कंपनीज को रेवेन्यू तक जाना है, प्रॉफिट तक जाना है, उसमें कुछ साल लगेंगे। टेक में थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छा एक एक चीज़ और सर थोड़ा सा हट कर है लेकिन क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि एक बड़ी डिबेट चल रही है भारत में कि अब ये एआई के चक्कर में भारत की जितनी आईटी कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनका क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। और आप देख भी रहे हैं कि मार्केट ने बड़ा जोर से पनिश भी किया है। क्या लगता है सर आपको इंडियन आईटी सेक्टर का क्या फ्यूचर है? डोंट नो, द जूरी इज आउट। हम्म। बट मैं एक हिस्ट्री से एग्जांपल दूंगा। 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार थी। सरकार ने बोला हम बैंक्स में कंप्यूटर लाएंगे। उस समय मोस्टली नेशनलाइज्ड बैंक्स थे। तो ये जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन एसोसिएशन, जो कि बहुत ही पावरफुल ट्रेड यूनियन थी ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, उनको बहुत कंसर्न हुआ कि साहब नौकरियां जाएंगी, और उन्होंने अपोज किया। और कंप्यूटर आए और कुछ समय तक किसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे बैंक एम्प्लॉयज ने इस्तेमाल करना चालू किया। और जब उन्होंने चालू किया तो किसकी नौकरियां नहीं गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कस्टमर सर्विस बेहतर हुआ, स्पीड बेहतर हुई। तो देखिए, जब नई टेक्नोलॉजी आती है शायद डिस्ट्रप्शन हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो कुछ लोग नई चीजें करेंगे, कुछ लोग नई चीजें सीखेंगे, कुछ पुराने जॉब जाएंगे, बट और कई नए जॉब आएंगे। अब नेट नेट क्या होता है, देख, वी हैव टू वेट एंड वॉच। संजीव सर वैसे ये थोड़ा सवाल मुश्किल हो सकता है कि अगर मैं आपको पूछूं कि आपको अगर 135 कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है तो किस में ज़्यादा आपको प्रॉमिसिंग लगता है, कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है नेचुरली सर, सब। हम जो जी। जब इन्वेस्ट करते हैं सर, वी जी। लव ऑल आवर स्टार्टअप्स, यस वी यस। लव ऑल आवर एंटरप्रेन्योर्स, वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। यस। हम तो केवल पूंजी लगा रहे हैं, वो अपनी जान लगा रहे हैं। हम्म। ठीक है, फर्क ये है। तो मैं तो किसी को पिक नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा वी बिलीव इन ऑल ऑफ देम, अच्छा दे ऑल गुड। मैं ये समझना चाहता हूँ कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट जो किए हुए हैं जिनमें आपको फ्यूचर में एक जो सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही कि बड़ा 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 मल्टीपल पैसा जो बना सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम टॉप डाउन इन्वेस्टिंग नहीं करते, हम सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं करते, हम बॉटम अप करते हैं। हम सारे स्टार्टअप से मिलते हैं, और इफ सम गुड फाउंडर इज डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल, वी माइट इन्वेस्ट बिहाइंड इट। अब हर एक की अपनी किस्मत होती है, हर एक की अपनी मेहनत होती है, हर एक का अपना मार्केट होता है। तो कई चीजें जो है हमें सरप्राइज करती हैं। हमें नहीं मालूम था कि जोमेटो इतनी बड़ी बन जाएगी, हमें नहीं मालूम था पर्सनल इतनी बड़ी बन जाएगी। हमने और में भी इन्वेस्ट किया था, इनमें भी इन्वेस्ट किया। वी बिलीव इन ऑल ऑफ देम। तो इसलिए अभी अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक बात सर। पिछले 8-10 सालों में देखें तो ज़्यादातर वेल्थ जो बनी है इन्वेस्टर्स की चाहे पब्लिक मार्केट हो चाहे प्राइवेट मार्केट हो, आप देखिए जोमेटो जैसी कंपनियां निफ्टी का हिस्सा हो गई है और बाकी न्यू एज स्टार्टअप्स ई कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों ने बड़ी वेल्थ बनाई जबकि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में उतनी वेल्थ बनी नहीं है। क्या लगता है आपको किस तरह के और नए बिजनेसेस हैं जो अगले 10-15 साल में बड़ी वेल्थ बना सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए? एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी का ये है कि ग्रोथ इज एवरीवेयर, सारी इंडस्ट्रीज में, सारे सेक्टर में ग्रोथ है। ओके, ठीक है। एंड जो कि यूएस में देखेंगे केवल एआई, डीप टेक, डीप टेक नहीं, एआई, कंप्यूटिंग। बट इंडिया में सारे सेक्टर में, क्योंकि अभी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अभी हम बहुत दूर जाना है हमें, तो इसलिए ऑल सेक्टर्स विल ग्रो इन इंडिया। अब आप जिस एज पर हैं, अगर 2 जनरेशन बाद कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कई बार हमारा माइंड ब्लॉक होता है कि अरे ये एआई डीप टेक तो हमारी समझ के बाहर है, हम तो अब थोड़ा
पुराने से हो गए। ये माइंडसेट को हटाकर आप कैसे इस तरह के नए बिजनेसेस को पढ़ते हैं, समझते हैं? सर, मैं तो अब 62 साल का हूँ, सो आई एम एक्चुअली अ डायनासोर इन द टेक इंडस्ट्री। सो आई मैं कभी अपने आप अपना आई डोंट ट्राई एंड डू इट माई सेल्फ। वी बैक यंगस्टर्स डूइंग न्यू थिंग्स बिकॉज उनके फ्रेश आइडिया होते हैं, दे आर ऑन टॉप ऑफ टेक्नोलॉजी। जी दीपिंदर गोयल 28 साल के थे जब उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया। हम्म। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन यंग पीपल। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, मैंने आपका काफ़ी समय लिया। आप भी सोच रहे होंगे मुझे बुलाया तो कंपनी के आउटलुक के बारे में, और सवाल अनिल सारे दूसरे पूछ रहा है सारा मेरा ज्ञान लेने के चक्कर में। लेकिन एक चीज़ जो मैं जानना समझना चाहता हूँ, सब लोगों की हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं, कुछ पुराने कुछ नए, हर एक का या तो स्टार्टअप करने की इच्छा होती है, नहीं कर पाए तो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा होती है, लेकिन आसान काम नहीं है। क्या ये हम मान सकते हैं कि अगर किसी को स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपके लिए एक प्रॉक्सी कंपनी लिस्टेड है इन्फो एज, जो आपके बिहाफ पे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है, मतलब आप इनडायरेक्टली कर रहे हैं? ये हमारा मेन बिजनेस है, हमारे ऑपरेटिंग बिजनेस, नौकरी, जीवन साथी, नैतिक शिक्षा, राइट? दैट इज आवर मेन बिजनेस। हमारी कंपनी में 5,500-6,000 लोग हैं, 5,500 लोग हैं मेरे ख्याल से। उनमें से केवल 25 या 30 इन्वेस्टिंग बिजनेस में है, शायद 40। बाकी सब ऑपरेटिंग बिजनेस में है। तो इन्फो एज इज मेनली एन ऑपरेटिंग कंपनी सर। ओके, तो ये 4 बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट जो करना जो चाहें? नौकरी जो जी, पैसे बनाती है, जी। उसका कुछ हिस्सा हम अपने वीसी फंड में लगाते हैं। ठीक बात। तो 4 बड़े बिजनेसेस हैं, उनसे जो आपकी कमाई होती है उसका एक पोर्शन आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, राइट सर? तो कभी आपने ये सोचा कि एक 4 मेरे कोर बिजनेस हैं वो अलग हो, और इन्वेस्टमेंट वाली एक बिजनेस को, कंपनी को डीमर्ज करके उसको अलग से लिस्ट करवा दूं? सर, ऑल आइडियाज हैव बीन डिस्कस्ड एंड आर ऑन द टेबल, बट अभी कोई इरादा नहीं है। ठीक बात है, फेयर इनफ सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समझा। और कोई कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें, मैं पूछना भूल गया हूँ? देखिए, अब जो एआई का जो मामला है, शायद आप लोगों को नहीं पता है कि इन्फो एज में ही, ऑपरेटिंग बिजनेस में ही 150 लोगों की टीम है जो एआई पे काम कर रही है और सारे नए प्रोडक्ट बना रही है, ओल्ड प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रही है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वी विल सी दोस प्रोडक्ट्स कमिंग आउट एंड डूइंग वेल। ओह वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर, आपने समय दिया और विस्तार से मेरे सारे सवालों के जवाब भी दिए, और आज आपको सुनकर हमें बहुत सारी चीज़ें नई भी पता चली है, काफ़ी कुछ ज्ञान भी मिला है स्टार्टअप्स को लेकर, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को लेकर हमें काफ़ी कुछ और सीखने को मिला। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।